उस्मान हादी को लेकर पूरे बांग्लादेश में नए सिरे से खून खराबा, हिंसा, भारत के दूतावासों के बाहर पत्थरबाजी और आगजनी की जा रही है। वो ये भारत की दी हुई बिजली पर जीते हैं, ये भारत के दिए गए गैस पर जीते हैं, ये भारत के दिए गए सूद पर अपने चड्डी बनियान का बिजनेस चलाते हैं। बांग्लादेश के इस बवाल से आने वाले चुनावों में फायदा किसको है? उस्मान हादी को निपटाकर कौन अपनी रोटियां सेक रहा है? भारत उस्मान हादी जैसे लुच्चे लफंगे को क्यों निपटाएगा भाई? एक साधारण स्टूडेंट लीडर था वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आर्मी का कमांडर नहीं है, वो कोई फौज नहीं चला रहा है। बांग्लादेश हमारे लिए चाय में पड़ी एक मक्खी या मच्छर जैसा ही है, जिसके लिए हमको बस इतना ही करना है। दर्शकों, बांग्लादेश में हो रही हिंसा, ये उथल पुथल, ये बवाल, ये आगजनी, जहां हिंदू युवक को जिंदा जला दिया जाता है, इस सब तरह की घटनाएं जो बांग्लादेश में हो रही हैं, इसके वर्तमान कारण तो हैं ही, लेकिन बांग्लादेश जब हमने बनाया, यानी 1971 में दुनिया के नक्शे पर जब हमने अलग मानचित्र, अलग झंडे के साथ एक नया देश दिया, वो देश अपने आप को लेकर कितनी जागरूकता रखता है, अपने नेतृत्व, अपने इतिहास को लेकर या फिर अपने संघर्ष को लेकर वो देश कितना जागरूक है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। तो आप ये समझेंगे कि आखिर वर्तमान में उस बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी होने के कगार पर क्यों है। पाकिस्तान में जैसे एंटी हिंदू या एंटी माइनॉरिटीज जो सेंटिमेंट बार बार उभरते हैं, वही सब कुछ बांग्लादेश में पिछले एक साल से क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों अचानक से प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया रेटोरिक बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है? इसको पढ़ने समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास जानना बेहद जरूरी है। मेरे पीछे जिन लोगों की तस्वीर है, उनमें आप जिनको पहचान रहे होंगे वो है बेगम खालिदा जिया। जी हां, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इनके पिता थे जियाउर रहमान। इसके अलावा शेख हसीना दिख रही हैं और शेख मुजीबुर रहमान दिख रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना यानी कि वो परिवार जिसने बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया, जिस आवामी लीग के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया के अलग मानचित्र पर आया। देश की सत्ता जब शेख मुजीबुर रहमान और इनकी पार्टी अवामी लीग ने संभाली, उस समय बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी जाती है। आप समझिएगा, एक ऐसा परिवार जो संघर्ष करता है अलग देश को लेकर, एक ऐसा परिवार जो संघर्ष करता है भाषा को लेकर, कल्चर को लेकर और अलग देश लेता है, जो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनता है, उसी बांग्लादेश में अपने ही नेता की सेना के जूनियर अफसरों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और उस समय गेम में आते हैं जियाउर रहमान। ये व्यक्ति उस समय सेना में कमांडर के पद पर था, डिप्टी कमांडर के पद पर। और बताया यह जाता है कि जियाउर रहमान जो वैचारिक रूप से पाकिस्तान के समर्थक माने जाते हैं, इन्होंने अपने जूनियर सैनिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप शेख मुजीबुर रहमान को हटा दो। क्यों? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान और इनकी अवामी लीग अल्पसंख्यकों की बात करती थी, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती थी, और इसमें वो बांग्लादेश को आगे लेकर जाना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ जियाउर रहमान का यह मानना था कि बांग्लादेश पूर्ण रूप से इस्लामिक राज्य है और यह पाकिस्तान के करीब है। इस वैचारिक टकराव में शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी जाती है। उन्हीं जियाउर रहमान की बेटी हैं खालिदा जिया। दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 लोगों को एक दिन के अंदर मार दिया जाता है बांग्लादेश के अंदर। शेख हसीना और उनकी बहन इसीलिए बचती हैं क्योंकि उस दौरान शेख हसीना बांग्लादेश में थी ही नहीं। बाद में जियाउर रहमान की भी 1981 में हत्या हो जाती है। उसके बाद अवामी लीग लंबे समय तक, यानी कि शेख हसीना की पार्टी
लंबे समय तक बांग्लादेश में सत्ता में रहती हैं। जहां तक सवाल हालिया समय का है, तो यह थोड़ा सा बैकग्राउंडर बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप समझ सके कि इस तरह का देश जो हमने बनाया वो देश आखिर व्यवहार में है कैसा। 2009-10 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की सत्ता में लगातार रही शेख हसीना, लेकिन 2024 में शेख हसीना के खिलाफ अचानक बवाल होता है। कहा यह जाता है जिसमें आवामी लीग के खिलाफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी खालिदा जिया की पार्टी और तमाम कट्टरपंथी संगठन ये कहते हैं कि शेख हसीना चुनाव चोरी कर रही हैं, चुनाव चोरी करके लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या कर रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विरोधियों को दबाने के आरोप लगे और उसके बाद पूरे बांग्लादेश में एक हिंसक साइकिल कह लीजिए या कृत्य शुरू हो जाता है, जिसमें शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत आ जाती है। शेख हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग के बहुत सारे लोग को भारत आना पड़ता है। अब जब शेख हसीना वहां आ जाती हैं तो फिर जो मेजर प्लेयर बांग्लादेश के अंदर बचते हैं वो कौन कौन बचता है? उसमें रह जाते हैं यूनिस साहब, जो कहीं से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल गद्दी का आनंद ये ले रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम जिहादी संगठन, कट्टरपंथी संगठन, इन सब से बांग्लादेश में बैन हटाया जाने लगा। और हाल में क्या हुआ, अभी जो हालिया खबर है जिसकी वजह से बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ, वो ये उस्मान हादी नाम का एक व्यक्ति जो कोई मुस्लिम मंच चला रहा था, जो ये घोषणा कर चुका था उस स्टूडेंट क्रांति के बाद जिस वाली सरकार यूनिस चला रहे हैं, इसने ये घोषणा की थी कि आने वाले फरवरी में वो बांग्लादेश के 8 से 10 सीटों पर इंडिपेंडेंट अपनी तरफ से लोगों को चुनाव लड़ाएगा और खुद भी लड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, उस्मान हादी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बता रहा था, उस्मान हादी जो बिहार को भी बांग्लादेश का हिस्सा बता रहा था, उसकी अचानक एक दिन दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और ठोक के चले जाते हैं। उस्मान हादी के बारे में यह बताया जा रहा है कि जानबूझकर बांग्लादेश की सरकार इसे सिंगापुर लेकर चली गई थी, जबकि इसकी मौत उसी समय हो चुकी थी। अब आइए इस उस्मान हादी को लेकर पूरे बांग्लादेश में नए सिरे से खून खराबा, हिंसा, आगजनी का एक दौर शुरू हो जाता है, जिसमें यूनिस की सरकार चुपचाप ये सब मौन बनकर देख रही होती है। यही नहीं होता है, ये अचानक से उस्मान हादी का पूरा मामला भारत पर थोपा जाने लगता है कि ये सब कुछ भारत ने किया है। जिसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब देश जो हैं असफल हो रहे होते हैं, उनके पास कुछ कहने बताने को नहीं होता है, तो फिर ये सब खेल शुरू हो जाता है कि देखिए भारत ने किया है। क्योंकि शेख हसीना देश में है नहीं, बांग्लादेश में जो ही ये बिजनेस करते थे, जो ही ये बेचते होंगे, वो सब कुछ ठप है। इनका कपड़ों का व्यापार ठप हो जाएगा। हमने अगर बिजली देनी बंद कर दी तो इनके कल कारखाने बंद हो जाएंगे। हमने अगर बिजली देनी बंद कर दी तो यूनिस का पंखा चलना बंद हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी बांग्लादेश में एंटी इंडिया कहानी जबरदस्त तरीके से चलाई जा रही है। भारत के दूतावासों के बाहर पत्थरबाजी और आगजनी की जा रही है। अचानक पॉलिटिकल पार्टियों के बीच लड़ा जाने वाला चुनाव बांग्लादेश बनाम भारत करने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और इस पूरी पिक्चर से शेख हसीना गायब है। खुद यानी कि मोहम्मद यूनिस जब फ्यूनरल में जाता है ओसामा हादी के, तो यह कहता है कि ओसामा हादी के सपनों को पूरा करना हर बांग्लादेशी का कर्तव्य है। ओसामा हादी का सपना यह था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को इसको बांग्लादेश में मिलाना था। अब वो जो कहते हैं कि सपना है, सपना देखने में टैक्स थोड़ी लगता है, केवल नॉर्थ ईस्ट क्यों, पूरा का पूरा हिंदुस्तान शामिल कर लो। लेकिन सवाल यह है कि यह सब जो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह सब जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव क्या है? उनके पास आज अपनी जनता को बोलने दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ठप हो गया है। तो अपनी जनता को वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए भारत हमारे साथ बड़ा गड़बड़ कर रहा है, भारत हमें परेशान कर रहा है और अब हमें भारत से लड़ने की जरूरत है। इनकी हैसियत नहीं है, जिनको हमने जमीन दिया,
कब्जा कर रहने के लिए वो अब हमारे इलाकों को कह रहे हैं कि हम कब्जा कर लेंगे। और ये सब सुन के नॉर्थ ईस्ट वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम, पता है ना वो लोग क्या करते हैं। ये मतलब ये हाल है बांग्लादेश के अंदर का। अब ये समझिए कि ये रियल खेल आखिर चल क्या रहा है। दरअसल खेल ये है कि किसी भी तरह से विदेशी ताकतें जो कह लें या दुनिया की कुछ ताकतें चाहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत बच गया। वो चाहते थे कि नेपाल बांग्लादेश जैसा कुछ भारत में हो, भारत में नहीं हुआ। अब वो नए सिरे से ये चाह रहे हैं कि भारत को कैसे भी इंगेज किया जाए, भारत को किसी भी तरीके से, चाहे उसी इलाके में नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जहां चीन भी है वहां पर भारत को इंगेज किया जाए। और ये सब कुछ जानबूझकर प्लॉटिंग किया जा रहा है। बांग्लादेश के इस बवाल से आने वाले चुनाव में फायदा किसको है? उस्मान हादी को निपटाकर कौन अपनी रोटियां सेक रहा है? भारत उस्मान हादी जैसे लुच्चे लफंगे को क्यों निपटाएगा भाई? एक साधारण स्टूडेंट लीडर था वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आर्मी का कमांडर नहीं है, वो कोई फौज नहीं चला रहा है। अब सपना देखा था उसने, ऐसा नक्शा भारत का बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, तो भारत कितनों को निपटाएगा? सवाल यह है कि उस्मान हादी की ऊपर, कंधे के ऊपर गोली चलाई गई और निशाना भारत की तरफ लगाकर बांग्लादेश के लोगों का वोट कौन लेना चाहता है और बांग्लादेशियों को कौन यह बताना चाहता है कि ये देखिए भारत हमारे साथ सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर अब कुछ ही पॉलिटिकल पार्टियां ताकतवर बच गई हैं। पहला एक पॉलिटिकल प्लेयर तो मोहम्मद यूनिस जो आपको दिख रहा है। अब आप कहोगे कि इसकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन भाई कुर्सी तो है। ये क्यों चाहेगा कि चुनाव हो? ये क्यों चाहेगा कि चुनाव होकर कल को सत्ता किसी और के पास चली जाए? ये तो चाहेगा कि चुनाव में जितना देर हो उतना देर बढ़िया है। दूसरी तरफ है जमाते इस्लामी जैसी संगठन। इन संगठनों पर जब तक शेख हसीना रही, जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों पर बैन रहा, लेकिन शेख हसीना के निकलते ही ये बैन हट गया है। ये सब भी आजकल सड़कों पर घूम रहे हैं। तीसरा है वो नेशनल सिटीजन पार्टी, ये जो स्टूडेंट लड़कों ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लौंडे लपाड़ों ने जो एक पार्टी बनाई है, वो पार्टी भी अब यही की प्लेयर्स हैं। अब आपको यह लगेगा कि खालिदा जिया क्यों नहीं है? खालिदा जिया तो प्लेयर हैं, शेख हसीना प्लेयर हैं? नहीं है ना भाई। खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। खालिदा जिया के बारे में यह बताया जा रहा है कि खालिदा जिया अब इस दुनिया में है ही नहीं, इनको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रही, इस बात की जानकारी बांग्लादेश चुनाव के बाद देना चाहता है। और यही कारण है कि इतना सब बवाल होने के बाद भी खालिदा जिया मार्केट में दिख नहीं रही हैं। दूसरी तरफ है शेख हसीना। शेख हसीना ऑलरेडी भारत में निर्वासन गुजार रही हैं। तो मेजर प्लेयर कौन कौन बचे? ये जो स्टूडेंट्स यूनियन है, दूसरे जमाती इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन, तीसरा मोहम्मद यूनिस। उस्मान हादी को निपटाया इसीलिए गया ताकि आने वाले चुनावों को या तो टाल दिया जाए, अगर यूनिस एंड गैंग ने यह किया है तो। दूसरी तरफ अगर जमाते इस्लामी या आईएसआई या फिर और भी लोग या फिर ये स्टूडेंट यूनियन जैसे लोग हैं, तो इसका एक दूसरा थ्योरी ये आ रहा है कि उस्मान हादी ने यह कहा था कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा और इस बात से उनके कुछ सहयोगी यानी ये स्टूडेंट यूनियंस ये परेशान थे उस्मान हादी की इस बात को लेकर। एक और थ्योरी ये है कि उस्मान हादी अपने किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था और इस बात से नाराज होकर उस कथित दोस्त ने उस्मान हादी को निपटा दिया। उस्मान हादी की मौत, उसके द्वारा शेयर किया गया नक्शा, इन चीजों को जोड़कर लोग सीधे भारत से सवाल पूछ रहे हैं। जबकि बांग्लादेश की एजेंसियां यह कह रही हैं कि उस्मान हादी में भारत या भारत के किसी तरह की एजेंसी या किसी का हाथ है। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। बावजूद इसके सड़कों पर चलने वाले ये लोग एंटी इंडिया स्लोगन इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं कि भाई भारत ने ही उस्मान हादी को निपटाया है। अब इन सब का फायदा किस किस को हो सकता है वो समझ लीजिए। पहला तो इनकलाब मंच, जिसका खुद उस्मान हादी था, जिसने कहा कि भाई हम 7-8 सीटों पर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। इनकलाब मंच बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा हिंसा कर रहा है, आगजनी कर रहा है बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में। इसके अलावा जमाते इस्लामी बांग्लादेश का वो संगठन है जिसके पीछे सीधे सीधे आईएसआई खड़ा है
और यही कारण है कि वो भी बहुत एग्रेसिवली उस्मान हादी की मौत को भारत से जोड़कर बवाल बांग्लादेश की सड़कों पर कर रहा है। तीसरी पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी। ये जो स्टूडेंट यूनियन वाले, ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, जिनके बारे में कहा गया पिछले साल कि ये छात्र क्रांति है, इन लोगों की भी एक पार्टी है। और चौथे में आते हैं खालिदा जिया की बची खुशी पार्टी, जो खालिदा जिया जिनका नेतृत्व करता, आप खुद ही उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मर चुकी हैं। हमारे इंटरव्यू में खुद दीपक वोरा ये बात बता चुके हैं कि बांग्लादेश इस बात की घोषणा चुनावों के बाद करेगा। और इसके अलावा वहां के कुछ उपद्रवी कह लें, कट्टरपंथी कह लें, जिहादी कह लें, जो सड़कों पर घूमकर भीड़ का हिस्सा हैं और उन्मादी भीड़ के हिसाब से जो जहां जी मन में आ रहा है उस्मान हादी का नाम लेकर के कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे जो खालिदा जिया और शेख हसीना, इन दोनों के अचानक एक्टिव पॉलिटिक्स में से हटने से जो स्पेस क्रिएट हुआ है, जो बांग्लादेश की राजनीति में वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को भरने के लिए अलग अलग संगठन, वो चाहे जमाते इस्लामी हो, इनकलाब मंच हो या फिर यूनिस भी हो, ये सब उस पॉलिटिकल स्पेस को भरने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि शेख हसीना की पार्टी बहुत एग्रेसिवली बांग्लादेश में काम कर नहीं रही है, तो ये सब के सब एक ही रास्ते पर हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक करके, एंटी इंडिया स्लोगन्स गाकर और भारत विरोधी नारे लगाकर इनको लगता है कि बांग्लादेश की जनता का ये भरोसा जीत सकते हैं, और ये सब उसी लाइन पर हैं। लेकिन इनके एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये भारत की दी हुई बिजली पर जीते हैं, ये भारत के दिए गए गैस पर जीते हैं, ये भारत के दिए गए सूत पर अपने चड्डी बनियान का बिजनेस चलाते हैं। भारत इतना ही सीरियस अगर इनको लेकर हो गया तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारत रोक देगा। यूं कहें कि दिल्ली में एक बटन दबेगा और ढाका कोलैप्स हो जाएगा, जो ऑलरेडी कोलैप्स के कगार पर है। लेकिन यह हमारी भलमनसाहत है कि हम अभी भी बिजली का मीटर चालू रखा हुआ है, बिजली का कनेक्शन देकर के रखा हुआ है। यह भारत की महानता है। लेकिन जिस लेवल का बकवास वहां हो रहा है केवल अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए, और दुनिया की ताकतें कुछ ऐसा चाहती भी हैं कि किसी भी तरह से भारत को इंगेज कर दें। तो एक बात समझिएगा दर्शकों, भारत को मिलिटरली इंगेज होने की बांग्लादेश जैसे देश से कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश हमारे लिए चाय में पड़ी एक मक्खी या मच्छर जैसा ही है, जिसके लिए हमको बस इतना ही करना है, उंगली डुबानी पड़ेगी और लेके फेंकना पड़ेगा। वो जिस दिन हमारा जी करेगा वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तौर तरीके भारत के पास हैं जिससे बांग्लादेश का इलाज किया जा सकता है। इस तरह के देशों का क्या होता है वो आप पाकिस्तान से समझ लीजिए। पाकिस्तान जैसे जैसे और भी बहुत सारे देश हैं, वैसा ही एक देश बांग्लादेश है। दिक्कत यह है कि ये हमारे पड़ोस में है। भारत अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं होने देगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।